अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे टेंसर के बारे में, ठीक है, कि टेंसर क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि व्हाट इज़ टेंसर, टेंसर क्या होता है। तो अच्छा, आपने देखा होगा कि वेक्टर क्वांटिटी आपने सुनी होगी, वेक्टर क्वांटिटी एक आपने सुना होगा स्केलर क्वांटिटी, और नेक्स्ट आपने थर्ड सुना होगा टेंसर के बारे में, ठीक है। एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर, और थर्ड क्या होता है, टेंसर होता है। तो आज हम टेंसर के बारे में बात करेंगे कि टेंसर क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा, सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, इसके डिफिनीशन में आने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर आपके बारे में आपको पता होगा कि वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेट्स ड्रा किए हुए, यहाँ पे एक ग्राफ है, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और इस पॉइंट पी पे हमने क्या करना है, इसकी पोजीशन को फाइंड करना है या इसके डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है। तो वेक्टर जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब उसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख ले, अगर मैंने इस पॉइंट पी पे मैंने अगर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है इस पॉइंट ओ ऑरिजिन से, तो यहाँ पे आप देख लें कि एक्स एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस होगा, वाई से कितना डिस्टेंस होगा, और जेड एक्सिस से इतना कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके जो डिस्प्लेसमेंट है या जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, वो है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये पॉइंट पी कहाँ पे है, एक्स वाई जेड पे है, मतलब ये एक्स से एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है, वाई से वाई डिस्प्लेसमेंट पे है, और जेड से जेड डिस्प्लेसमेंट पे है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इस पॉइंट पी का डायरेक्शन और अगर हमने इस पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो ये तो हो गई इसकी डायरेक्शन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड की तरफ आते हैं कि हमें इसकी मैग्नीट्यूड क्या लिखनी होती है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इस तरह की अगर आपके पास क्वांटिटी होगी तो उसका मैग्नीट्यूड आप किस तरह से लिखते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट आप किस तरह से फाइंड करते हैं। तो आप लिखते हैं ओ पी इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो अगर आपने इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है इस पॉइंट पी का, तो इससे एक एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे होगा, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे होगा, और जेड एक्सिस पे इतने कितने डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। इसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं कि इस पॉइंट पी का इन तीनों कोऑर्डिनेट से कितना डिस्टेंस है, इसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इस पॉइंट पी पे पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए एक्स वाई जेड, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है, वो 2 है, ठीक है। एक्स को यहाँ पे 2 मान लें, वाई जो है वो 3 है, ठीक है, और जेड जो है वो क्या है, वो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे ओ से इस पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप लिखते हैं ओ पी इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। ये आप इसका डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख ले, मैंने लिखा हुआ है कि ओ पी इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, ठीक है। कि यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड लिए हैं, 2 3 की बजाय मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक्स वाई जेड। तो आप एक्स वाई जेड को कुछ नंबर्स भी दे सकते हैं, लेट सपोज 2 3 4 1 2 3, इस तरह के नंबर्स आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपको मैंने क्या कहा है कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो फिर आपको मैंने कहा कि ये लेट सपोज अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने पॉइंट पी को कंसिडर किया है, तो ये पॉइंट पी इन कोऑर्डिनेट से कुछ डिस्टेंस पे होगा, तो मैंने वहाँ पे मान ली है एक्स वाई जेड, ठीक है, कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स वाई जेड है। अच्छा, फिर अगर हमने इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है इस पॉइंट पी का, इस ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो ये तो इसका डायरेक्शन होगी, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड इसका हम किस तरह लिखते हैं, ओ पी इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे जो एक्स वाई और जेड है ये क्या होते हैं, ये कंपोनेंट्स होते हैं, ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और आई जे एंड के ये क्या होते हैं, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता होगा कि यूनिट वेक्टर्स का काम क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है कि ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स के साथ, एक्स कंपोनेंट के साथ आई वेक्टर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि हमें एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, ये अलॉन्ग एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। वाई के साथ यहाँ पे कौन सी कंपोनेंट आ रहा है, जे कैप, ठीक है। तो जे का मतलब क्या होगा कि ये हमें
वाई एक्सिस का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। के कैप, तो के कैप का मतलब क्या होगा, के कैप का मतलब ये होगा कि ये हमें जेड एक्सिस का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर्स का काम होता है आई जे एंड के। आई जे एंड के यहाँ पे क्या है, आई जे एंड के ये यूनिट वेक्टर्स हैं और इनका वेक्टर्स का काम होता है डायरेक्शन को बताना कि इसका डायरेक्शन क्या होगा इस क्वांटिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट, यहाँ पे एक्स वाई और जेड क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं। आई जे और के यहाँ पे क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट का जो डायरेक्शन है वो हमें किस चीज़ से पता चलेगा, आई कैप से। आई कैप हमें ये बताएगा कि इस एक्सिस का डायरेक्शन क्या है, तो हमें ये बताएगा, आई कैप से हमें पता चलेगा आई कैप कहाँ पे होगा, आई कैप हमेशा अलोंग एक्सिस होता है, ठीक है। वाई कैप कहाँ पे होता है, जे कैप सॉरी कहाँ पे होता है, ये अलोंग वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये हमें अलोंग एक वाई एक्सिस के बारे में बताता है। के कैप कहाँ पे होता है, अलोंग जेड एक्सिस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, आई कैप हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है एक्सेस के, ठीक है, एक्स एक्सिस के, कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या होगा। जे कैप हमें क्या बताता है, वाई एक्सिस का डायरेक्शन बताता है। और के कैप हमें क्या बताता है, जेड एक्सिस का डायरेक्शन बताता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स होंगे, आई जे और के क्या होंगे, ये यूनिट वेक्टर्स होंगे। अच्छा, फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, ये कंपोनेंट्स है। आई जे एंड के क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, हर कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें एक यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। हर एक कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, हमें एक यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, वन यूनिट वेक्टर, ठीक है। कि हर क्वांटिटी को, हर कंपोनेंट को, हर एक कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें एक यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे आप देख लें, एक्स, तो एक्स कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें आई कैप की जरूरत पड़ रही है, मतलब हमें एक यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ती है। इस तरह वाई के लिए हमें एक यूनिट वेक्टर जे की जरूरत पड़ रही है, जेड के लिए हमें एक यूनिट वेक्टर के की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो हर एक कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें एक एक यूनिट वेक्टर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो गई। अच्छा, फिर होता है हमारे पास स्केलर, ठीक है। तो स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन उसका कोई डायरेक्शन ना हो, ठीक है। तो स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ फॉर वेक्टर्स वी रिक्वायर वन यूनिट वेक्टर्स फॉर वन कंपोनेंट टू फाइंड अ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर को डिफाइन करने के लिए है हमें हर कंपोनेंट के लिए एक यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि फॉर ईच वेक्टर वी रिक्वायर्ड वन यूनिट वेक्टर फॉर वन कंपोनेंट टू डिफाइन अ वेक्टर। हर कंपोनेंट, हर वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें एक यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वेक्टर के हर एक कंपोनेंट को, मतलब एक कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें एक यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जिस तरह आप स्केलर की बात करते हैं, तो स्केलर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड, ठीक हो, जिसका मैग्नीट्यूड हो और जिसका डायरेक्शन ना हो, ठीक है। जिसमें हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है लेकिन जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्केलर इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझसे मिस्टेक हो गई है। स्केलर वो क्वांटिटी होती है, आपको पता होगा कि जिसका मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन उसका डायरेक्शन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप मिटा लें, ये क्या है, स्केलर हैज मैग्नीट्यूड, ठीक है। स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं होता, उसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह लेट सपोज टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर आपसे मैं कहता हूँ कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है नहीं, उसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो वहाँ पे जो 40 है, ठीक है, 40 वहाँ पे क्या है, 40 वहाँ पे कंपोनेंट है, लेकिन इस कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें किसी यूनिट वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो स्केलर को डिफाइन करने के लिए हमें किसी वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, यूनिट वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, विच रिक्वायर्स न्यू यूनिट वेक्टर। तो स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए हमें किसी यूनिट वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बिकॉज वी डोंट नीड टू डिफाइन द डायरेक्शन, बिकॉज हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती स्केलर में। स्केलर में हमें ये चीज़ की जरूरत नहीं होती कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है बस उसका डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है टेम्परेचर। तो लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें किस, इस कंपोनेंट को, यहाँ पे 40 क्या है, ये एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो इस कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें किसी यूनिट वेक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्केलर बोलते हैं, ठीक है।
तो स्केलर के लिए हमें किसी यूनिट वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये क्या होता है, इसके लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि यहाँ पे डायरेक्शन इसका क्या है, ठीक है। तो विच रिक्वायर्स नो यूनिट वेक्टर, तो स्केलर के लिए हमें यूनिट वेक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती और वेक्टर के लिए हमें यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, फिर हम यहाँ पे आते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये क्या बनाया हुआ है कि लेट सपोज हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब पे तीनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख लें कि क्यूब जो है वो क्या होता है, वो 3 डायमेंशनल बॉडी होती है, ठीक है। क्यूब क्या होती है, क्यूब जो है वो 3 डायमेंशनल बॉडी होती है। लेट सपोज मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। ये लेट सपोज हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। तो इस क्यूब पे आप अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये 3 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है। तो इस पे तीनों डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। अच्छा, तो आप यहाँ पे देख लें, अगर हम तीनों डायरेक्शन की फोर्सेस की बात करें और हम स्ट्रेस की बात करते हैं कि ये क्यूब जो है, इस क्यूब पे कुछ स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, तीनों डायरेक्शन से। तो स्ट्रेस आपको पता होगा कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस को हम लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हर एक एरिया पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो अगर हम इसके स्ट्रेस की बात करते हैं कि यहाँ पे जो इस पे स्ट्रेस लगेगी, तो ये क्यूब जो है ये 3 डायमेंशन बॉडी होती है, तो इस पे हर डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तीनों डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगी, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, कि हर एरिया पे इस पे फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये है कि इसको इस पे तीनों डायरेक्शंस में क्या लगेगी, इस पे फोर्स लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने ये सिंबल क्यूब बनाई है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें, इस क्यूब पे जो स्ट्रेसेस लगेंगी वो क्या होंगी, उसके 9 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रेसेस होंगे उसके क्या होंगे, उसके 9 कंपोनेंट्स होंगे। 9 कंपोनेंट्स इसके क्यों होंगे, यहाँ पे आप देख लें, ये इसका एरिया है, ठीक है। तो इस एरिया पे इस तरह की भी फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगी और इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगी, ठीक है। ये इस पे इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेस लगेगा, इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेस लगेगा और इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेस लगेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप एरिया की बात कर रहे हैं और आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, आप स्ट्रेस की बात करते हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी इस पे फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में भी इस पे फोर्स लगेगी और इस डायरेक्शन में भी फोर्स इस पे लगेगी, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट्स ये हो गए, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया पे आ जाए, तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पे फोर्स जो है, फोर्स पर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इस पे इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगी और इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगी। इस तरह यहाँ पे आप आ जाए तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स होगी, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स यहाँ पे हो गए फोर्स के, 3 कंपोनेंट स्ट्रेस के यहाँ पे हो गए, 3 कंपोनेंट स्ट्रेस के यहाँ पे हो गए और 3 कंपोनेंट स्ट्रेस के यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो 9 कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे शो की हुई है कि लेट सपोज हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। तो इस पे अगर आप स्ट्रेस की बात करते हैं, ठीक है, तो इस पे इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेस होगा, इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेस होगा और इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेस होगा, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, कि हर एक एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इस क्यूब पे इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगी, स्ट्रेस, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, ठीक है। यहाँ पे इस साइड पे आप आ जाए, इस एरिया पे आ जाए, तो इस पे इस डायरेक्शन में भी फोर्स, इस डायरेक्शन में भी फोर्स, इस डायरेक्शन में भी फोर्स, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट्स ये हो गए स्ट्रेस के, 3 कंपोनेंट्स ये हो गए और 3 कंपोनेंट्स यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ये टोटल 9 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, जिनको हमने नाम दिए हैं इन स्ट्रेसेस को, वो क्या है, स्ट्रेस को आप किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेस को हम लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो यहाँ पे आप देख लें सिग्मा 1 1, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स होगी वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में सिग्मा 1 1, ठीक है। यहाँ पे होगी सिग्मा 1 2 और यहाँ पे क्या होगी सिग्मा 1 3, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट्स ये हो गए। यहाँ पे आप अगर आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा सिग्मा 2 2, सिग्मा 2 3 और यहाँ पे क्या होगा सिग्मा 3 3, ठीक है। इस तरह अगर आप यहाँ पे आ जाएं, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 3 1 इस डायरेक्शन में, यहाँ पे सिग्मा 3 2 और यहाँ पे सिग्मा 3 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे सिग्मा 2 2, सिग्मा 2 1 और सिग्मा 2 3, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों फोर्सेस लेंगे, कितनी तीनों स्ट्रेस होंगी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये तीनों स्ट्रेस होंगी और इस डायरेक्शन में ये तीनों स्ट्रेस होगी। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगी, वो 9 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि स्ट्रेस कहाँ पे लगता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, मतलब हर एक एरिया पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, तीनों सरफेस पे या तीनों एरियाज पे फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। तो वो फोर्सेस कंपोनेंट्स, वो फोर्सेस
कौन से कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, वो 9 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, वो 9 स्ट्रेसेस में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इस पे इस डायरेक्शन में भी फोर्स होगी, इस डायरेक्शन में भी फोर्स होगी, इस डायरेक्शन में भी फोर्स होगी, ठीक है। यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे एक एलिमेंट है, ठीक है, तो उस एलिमेंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स होगी, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, ठीक है। अगर आप किसी पॉइंट को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट पे तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस लगेगा। यहाँ पे किसी पॉइंट को लेते हैं तो उसमें भी तीनों डायरेक्शन से स्ट्रेस लगेगा। यहाँ पे किसी पॉइंट को लेते हैं तो उसमें भी तीनों डायरेक्शन से स्ट्रेस लगेगा। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्यूब में जो स्ट्रेसेस है वो क्या हो जाएंगे, वो 9 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, देयर इज 3 पॉसिबल डायरेक्शन टू एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच क्यूब, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, आपके पास एक क्यूब है, तो इस क्यूब पे तीन डायरेक्शन से पॉसिबल है कि इस पे आप 3 डायरेक्शन से फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, इस पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फोर्स क्या हो जाएगी, वो 9 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक स्ट्रेस को लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी फोर्स लगेगी, इस पे भी, इस पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये स्ट्रेस जो है वो क्या हो जाएगी, 9 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो द टोटल स्ट्रेस आर ऑन क्यूब इज 9, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रेसेस होगी वो 9 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बिकॉज स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, कि हर एक एरिया पे फोर्स जो है वो कितना लग रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि ये क्यूब है, तो क्यूब पे तीन डायरेक्शंस में फोर्स लग सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, वो 9 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 1 3, ठीक है। इस तरह सिग्मा 2 1, सिग्मा 2 2, सिग्मा 2 3, सिग्मा 3 1, सिग्मा 3 2, सिग्मा 3 3, ठीक है। इसको हम ये नाम देंगे इन स्ट्रेसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगी वो क्या हो जाएगी, वो 9 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, बिकॉज स्ट्रेस क्या है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इन स्ट्रेसेस को, हमारे पास जो 9 कंपोनेंट्स आ रहे हैं स्ट्रेस के, ठीक है, इन कंपोनेंट्स को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर है कि नो, हम इनको सिंपली ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। इसको ऐड करने के लिए हमें मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। इसको ऐड करने के लिए हम यहाँ पे मैट्रिसेस रूल्स को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इन ऑर्डर टू ऐड दीज 9 स्ट्रेसेस वी यूज मैट्रिसेस, ठीक है। इन 9 कंपोनेंट्स को या इन 9 क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हमें मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको किस तरह लिखेंगे, इन 9 कंपोनेंट्स को, तो ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 1 3, तो यहाँ पे सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 1 3, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिग्मा 2 1, सिग्मा 2 2, सिग्मा 2 3, तो यहाँ पे ये आ जाएंगे, ठीक है। सिग्मा 3 1, सिग्मा 3 2 और सिग्मा 3 टी, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, हम इनको ऐड करने के लिए, इन 9 स्ट्रेसेस को ऐड करने के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे, इन 9 स्ट्रेसेस को यूज करने के लिए, ऐड करने के लिए हम मैट्रिसेस यूज करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स का यूज रूल जो है वो यूज करेंगे। तो आपको पता होगा कि मैट्रिक्स को हम इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक एरिया का कंपोनेंट्स या स्ट्रेस का कंपोनेंट्स हम लेंगे। तो फर्स्ट का ये होगा, सेकंड का ये और थर्ड का ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको मैंने क्या कहा था कि इन कंपोनेंट्स को, इन 9 स्ट्रेसेस को ऐड करने के लिए सिंपली हम इसको ऐड कर सकते हैं कि नहीं, हम इनको सिंपली ऐड नहीं कर सकते। तो इनको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन 9 स्ट्रेसेस को ऐड करने के लिए हमें मैट्रिक्स यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज करेंगे, मैट्रिक्स यूज करेंगे, और वो क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स का रूल होता है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 1 3, और ये सारे जो हमारे पास सारे ये सिग्मा के फॉर्म में आ रहे हैं, ये क्या है, ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। ये इसके क्या है, ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 1 3, सिग्मा 2 1, सिग्मा 2 2, सिग्मा 2 3, सिग्मा 3 1, सिग्मा 3 2 एंड सिग्मा 3 3, ये क्या है, ये हमारे पास कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि वेक्टर्स में हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती थी, उसमें हमें एक कंपोनेंट्स के लिए, एक कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। वेक्टर में आपको मैंने क्या कहा था कि वेक्टर को डिफाइन करने के लिए एक कंपोनेंट के लिए हमें एक यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ती है। ये कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए, इसका डायरेक्शन बताने के लिए, इस कंपोनेंट का डायरेक्शन बताने के लिए हमें एक यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। मतलब इस कंपोनेंट का वेक्टर डिफाइन करने के लिए हमें एक यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट, एक यूनिट वेक्टर पर कंपोनेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास 9 कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो इन 9 कंपोनेंट्स के लिए हमें यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें कितने यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आप देख लें हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। मतलब ये है कि हमें फोर्स के लिए भी यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी और हमें एरिया के लिए भी यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमें इन हर इस कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए या इस कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए या इस कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, हर कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें 2 यूनिट वेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, हमें 2 यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फोर्स और एरिया दोनों की बात हो रही है, तो फोर्स का अलग डायरेक्शन होगा, एरिया का अलग डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम इसको डिफाइन करने के लिए इसका वेक्टर डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 2 यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी या हमें 2 बेसिस वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हर कंपोनेंट को, लेट सपोज आपने अगर सिग्मा 1 को डिफाइन करना है, ठीक है, तो सिग्मा 1 कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें 2 यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इस तरह सिग्मा 1 2 के लिए हमें डिफाइन करने के लिए 2 यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह हमें वेक्टर्स में यहाँ पे हर कंपोनेंट के लिए 1 यूनिट वेक्टर रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे हर कंपोनेंट के लिए 2 यूनिट वेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। क्यों हमें 2 यूनिट वेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस की बात हो रही है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का भी डायरेक्शन हमें चाहिए होगा, एरिया का भी हमें डायरेक्शन चाहिए होगा। तो हर कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें 2 यूनिट वेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इन दिस केस वी रिक्वायर 2 यूनिट वेक्टर्स फॉर ईच कंपोनेंट। हर एक कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए, अगर आपने इस कंपोनेंट को डिफाइन करना है, इस कंपोनेंट को डिफाइन करना है, इस कंपोनेंट को डिफाइन करना है, या इसको किसी भी कंपोनेंट को आप डिफाइन कर लेंगे, ठीक है, तो हर कंपोनेंट के लिए हमें 2 यूनिट वेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया है, हमें फोर्स का भी यूनिट वेक्टर चाहिए होगा और हमें एरिया का भी यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, ठीक है। तो इन दिस केस वी रिक्वायर 2 यूनिट वेक्टर्स फॉर ईच कंपोनेंट, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं टेंसर ऑफ रैंक 2, ठीक है। इस तरह के टेंसर को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के टेंसर को हम बोलते हैं टेंसर ऑफ रैंक 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये आपको मैंने क्या कहा है कि इन स्ट्रेसेस को ऐड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम मैट्रिसेस रूल को यूज करेंगे, ठीक है। तो हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे। फिर यहाँ पे सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 3 एंड सो ऑन, ये क्या है, ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। तो इन कंपोनेंट्स को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ यूनिट वेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो इन हर एक कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें 2 यूनिट वेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स और एरिया दोनों की बात हो रही है, ठीक है। हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेस में फोर्स भी होगा और एरिया भी होगा, तो फोर्स के लिए भी हमें 1 यूनिट वेक्टर चाहिए होगा और एरिया के लिए भी हमें 1 यूनिट वेक्टर चाहिए होगा। तो हर कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें 2 यूनिट वेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। फॉर ईच कंपोनेंट वी रिक्वायर्ड 2 यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। और इस तरह के टेंसर को हम क्या बोलते हैं, जिस तरह के टेंसर को हम बोलते हैं दिस इज द टेंसर ऑफ रैंक 2, ठीक है। यहाँ पे इस तरह के टेंसर को हम क्या बोलते हैं, रैंक 2 का टेंसर बोलते हैं, ठीक है। तो रैंक क्या होता है, यहाँ पे आप देख लें, हमें वेक्टर्स को एक कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए 1 यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रैंक टेंसर ऑफ रैंक 1, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, टेंसर ऑफ रैंक 2, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंसर ऑफ रैंक 2। तो रैंक क्या होता है, रैंक हमें किस चीज के बारे में बताता है कि हमें एक कंपोनेंट के लिए कितने यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ रही है, उसको हम रैंक बोलते हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट के लिए हमें कितने यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, वो क्या होता है, वो होता है रैंक, ये वो होता है उसका रैंक। तो यहाँ पे हमें कितने यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ रही थी, यहाँ पे हमें 1 यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ रही थी ईच कंपोनेंट के लिए। हर कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें 1 यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ रही थी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेंसर ऑफ रैंक 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हर कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें 2 यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेंसर ऑफ रैंक 2, ठीक है। तो रैंक क्या होता है, रैंक को आप मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, रैंक इज डिफाइन इज द नंबर ऑफ डायरेक्शन रिक्वायर्स टू डिस्क्राइब इट, ठीक है, कि किसी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कितने नंबर्स जो है, उसके डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कितने नंबर्स या कितने यूनिट वेक्टर्स चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रैंक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, हर कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें 2 यूनिट वेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेंसर ऑफ रैंक 2, ठीक है। तो रैंक क्या होता है, रैंक का मतलब होता है कि आपको उस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए कितने डायरेक्शंस या कितने यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ रही है, उसको हम बोलते हैं रैंक, ठीक है। जिस तरह आपको मैंने यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे हर कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें 1 यूनिट वेक्टर रिक्वायर्ड है, इस कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए ये एक कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, इस कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए 1 यूनिट वेक्टर रिक्वायर्ड है, और इस कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए 1 यूनिट वेक्टर रिक्वायर्ड है। तो इसका हम क्या बोलेंगे, टेंसर ऑफ रैंक 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें 1 यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, हमें हर कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए 2 यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेंसर ऑफ रैंक 2, ठीक है। तो रैंक क्या होता है, रैंक हमें नंबर ऑफ डायरेक्शंस के बारे में बताता है कि इस क्वांटिटी के या इस कंपोनेंट के लिए हमें कितने नंबर ऑफ डायरेक्शंस या कितने यूनिट वेक्टर्स जो है वो चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद वो हमें क्या बताता है, वो हमें रैंक से पता चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रैंक बोलते हैं, ठीक है। तो आपको भी बताता हूँ कि रैंक क्या होता है, कि एक कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए आपको जितने यूनिट वेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं उसको हम उसका रैंक बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए एक यूनिट वेक्टर रिक्वायर्ड हो तो उसको हम बोलेंगे रैंक ऑफ टेंसर 1, ठीक है। अगर एक कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें 2 यूनिट वेक्टर्स की रिक्वायर्ड होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैंक ऑफ टेंसर 2, ठीक है, या टेंसर ऑफ रैंक 2, ठीक है। तो रैंक क्या होता है, रैंक वो क्वांटिटी होती है जिससे हम डिफाइन करते हैं कि इस क्वांटिटी को या इस कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें कितने यूनिट वेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, उसको हम उसका रैंक बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो फिर आ जाते हैं टेंसर के डिफिनेशन पे। तो टेंसर की डिफिनेशन अभी आपको समझ आएगी कि टेंसर जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो टेंसर क्या होता है, इट इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस, या इस तरह आप बोल सकते हैं कि इट इज अ n डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। इट इज अ m डायमेंशनल स्पेस, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, m डायमेंशनल स्पेस ऑफ टेंसर ऑफ रैंक n, ठीक है, कि जिसके रैंक जो है वो क्या होंगे, वो n होंगे। तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास यहाँ पे कितने रैंक आ रहे थे, यहाँ पे हमारे पास 2 रैंक्स आ रहे थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेंसर ऑफ रैंक 2, हमें 2 यूनिट वेक्टर्स रिक्वायर्ड थे इसको डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, टेंसर ऑफ रैंक n, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे दो रैंक 2 यूनिट वेक्टर्स रिक्वायर्ड थे, तो यहाँ पे यूनिट रैंक क्या होगा, 2 होगा। एज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट हैज n एंडिसेस, ठीक है। एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसके n एंडिसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप देख ले रैंक n, मतलब ये है कि जितना रैंक होगा उतना इसके एंडिसेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रैंक कितना है 2, तो इसके एंडिसेस कितने होंगे 2, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले एंडिसेस क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख ले 1 और 1 ये क्या है, ये एंडिसेस है। यहाँ पे आप देख ले 1 और 2 ये क्या है, ये एंडिसेस है। तो इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे आप देख ले हमें इस कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए 2 यूनिट वेक्टर्स रिक्वायर थे। तो इसको हम किने कहा, दिस इज द टेंसर ऑफ रैंक 2, इसका रैंक 2 होगा। तो इसका रैंक जब 2 होगा तो इसके एंडिसेस भी कितने होंगे, इसके एंडिसेस भी 2 होंगे, ठीक है। तो जितना रैंक होगा उतने एंडिसेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने एंडिसेस हैं, 2 एंडिसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले रैंक एन और एंडिसेस भी कितने होंगे, एन एंडिसेस होंगे। तो एन एंडिसेस का मतलब क्या है कि जितने रैंक होंगे उतने इसके एंडिसेस होंगे, ठीक है। इज अ 3 पावर n नंबर एंड ओबेज सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स, ठीक है। 3 पावर n नंबर्स, 3 पावर n नंबर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ज्यादातर हम मतलब हम 3 डायमेंशनल स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस से हम ज़्यादा नहीं जाते, या तो 1 डायमेंशनल स्पेस होती है या 2 डायमेंशनल स्पेस होती है या 3 डायमेंशनल स्पेस होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम होता है वो क्या होता है, वो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 3 पावर n, तो यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो ये रैंक आ रहा है या जो एंडिसेस आ रही है ये इसका रैंक होगा, ये इसका 3 पावर n नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें 3 पावर और n यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पावर 2, ठीक है। तो 3 पावर 2 क्या होता है 9, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या आते हैं, यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कितने कंपोनेंट्स आए, यहाँ पे इसके 9 कंपोनेंट्स आए, ठीक है। एंड ओबे सर्टन ट्रांसफॉर्मेशन रूल, और ये कुछ सर्टन ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को ओबे करेगा, ठीक है। तो टेंसर क्या होता है, एस इट इज अ m डायमेंशनल स्पेस, अ टेंसर ऑफ रैंक n, ये एक n डायमेंशनल स्पेस होता है, ठीक है, जिसके टेंसर जो है वो क्या होते हैं, जिसके रैंक जो है वो n होते हैं, ठीक है। और ये एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसके n इंडिसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें हम जब क्यूब को ले रहे थे तो क्यूब कितना डायमेंशन था, 3 डायमेंशन, ठीक है। तो 3 डायमेंशन स्पेस और जिसके रैंक n हो, तो यहाँ पे रैंक कितने थे 2, ठीक है। एज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट हैज n इंडिसेस, तो यहाँ पे आप देख लें जितने रैंक होंगे, तो रैंक यहाँ पे कितने हैं n, ठीक है, उतने एंडिसेस होंगे। तो यहाँ पे रैंक कितने थे 2, तो उतने हमारे पास क्या होंगे, एंडिसेस होंगे। तो यहाँ पे कितने एंडिसेस आएंगे, 2 एंडिसेस आएंगे एंड 3 पावर n नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 डायमेंशनल स्पेस था हमारे पास, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 3, ठीक है। जो हमने क्यूब लिया था वो क्या था, वो 3 डायमेंशन, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 पावर और यहाँ पे n, तो n किस चीज को शो कर रहा है, ये इन एंडिसेस या रैंक को शो कर रहा है, ठीक है। तो उतने उसके कंपोनेंट होंगे। तो यहाँ पे आप देख ले 3 पावर, अगर आप यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे तो 3 पावर 2 क्या हो जाएगा 9, तो इसके हमारे पास कितने कंपोनेंट्स आए थे, 9 कंपोनेंट्स आए थे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं। और टेंसर क्या होता है, ये कुछ
सर्टन ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को ओबे करता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि अगर आपके पास एक्स वाई जेड कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, तो अगर आप उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिविएट कर देते हैं, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो उनमें से थोड़ी सी डिविएशन आ जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसमें हम थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है कुछ वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो वो अलॉन्ग एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और हम उसके कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा डिफरेंट कर लें, एक्स को थोड़ा सा डिविएट कर लें, वाई को भी थोड़ा डिविएट कर लें, ठीक है, और जेड को भी थोड़ा सा डिविएट कर दें, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें हम क्या कर लें, उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन ला लें, ठीक है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन से उसकी वेलोसिटी पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को ओबे कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये टेंसर भी होता है कि ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को ओबे करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स की समझ आ गई होगी, हम ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट आपको डिफिनेशन में बताया है कि ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स क्या होते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है अलोंग एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप उसकी डायरेक्शंस को या उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको, उनके कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हो, उनको थोड़ा सा डिविएट कर देते हो, ठीक है, शिफ्ट कर देते हो। आप क्या कर देते हो, इसके कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हो, तो उस कोऑर्डिनेट की शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसके कोऑर्डिनेट्स को शिफ्ट भी करते हो, उसको डिविएट भी करते हो, तो उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को ओबे करना है, ठीक है। तो इस तरह टेंसर भी होता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को, ये कुछ सर्टन ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को ओबे करता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख ले, द टेंसर विल ओबे सम ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स, कि टेंसर जो है ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को ओबे करेगा, मतलब शिफ्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स को ये ओबे करेगा, ठीक है। अगर आप कोऑर्डिनेट्स को शिफ्ट करेंगे किसी डायरेक्शन में, जिस तरह आपको मैंने कहा कि कोई बॉडी जो है वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो अगर आप उसके कोऑर्डिनेट्स को शिफ्ट कर दें, ठीक है, एक्स को थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, वाई को भी थोड़ा सा शिफ्ट कर दें और जेड को भी थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बॉडी की वेलोसिटी पे, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को ओबे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है द टेंसर विल ओबे सम ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स शिफ्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कि ये शिफ्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स को ये ओबे करेगा, ठीक है। अच्छा, अ टेंसर ऑफ रैंक 0 इज कॉल्ड स्केलर। यहाँ पे आप देख लें, स्केलर के लिए हमें किसी स्केलर में कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें किसी यूनिट वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ रही थी, ठीक है, तो हमें स्केलर को डिफाइन करने के लिए किसी यूनिट वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ रही थी, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसका जो रैंक होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। क्योंकि रैंक, आपको मैंने क्या कहा था कि रैंक क्या होता है, वो हमें नंबर ऑफ डायरेक्शंस के बारे में बताता है कि एक कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें कितने यूनिट वेक्टर्स रिक्वायर्ड है, उसको हम बोलते हैं रैंक, ठीक है। तो स्केलर को डिफाइन करने के लिए हमें जो 0 यूनिट वेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि स्केलर जो है वो क्या होता है, वो 0 रैंक का होता है, ठीक है। स्केलर क्या होता है, 0 रैंक का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अ टेंसर ऑफ रैंक 0, कि वो टेंसर जिसका रैंक 0 हो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे, ठीक है। और टेंसर ऑफ रैंक 1 इज कॉल्ड वेक्टर। तो यहाँ पे आप देख लें कि वेक्टर में हर कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए एक यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है, हर कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए एक यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ रही थी, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो रैंक है वो क्या होगा, वो 1 होगा, तो ये वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, टेंसर ऑफ रैंक 1, ठीक है। तो यहाँ पे है टेंसर ऑफ रैंक 1 इज कॉल्ड वेक्टर, ठीक है। अच्छा, फिर हम इस आ जाते हैं इसके ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स पे, कि ये किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को ओबे करेगा, ठीक है। तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर देते हैं।